हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम का जो नवंबर में पेपर हुआ था। ठीक है, नवंबर 2024 फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, और उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का अभी फिलहाल जो एग्जाम हुआ था नवंबर में, उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो पेपर है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो एकदम बेसिक से ही क्वेश्चन थे। इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं था। अगर इस पेपर में अगर आपकी एटी केटी आई है, एटलीस्ट एक बार देख लीजिए कि ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आप दोबारा वो सेम गलती ना करो। ठीक है, वरना पेपर बहुत सिंपल है, एटलीस्ट आप एंट्री भी करोगे तो इस पेपर के अंदर पास आउट हो जाते हो। तो चलिए सबसे पहले फोकस है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि राइट द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म द फॉलोइंग पर्टिकुलर। अब आप देखो कि ये जो पूरा टॉपिक पूछा है वो एकदम बेसिक टॉपिक में से आपको जर्नल एंट्री पूछी है। क्या पूछा कि आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बतानी है कि इसके रिगार्डिंग क्या जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, बताओ। तो सबसे पहला टॉपिक उन्होंने क्या पूछा है कि इफ द बायर कंपनी, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है वो हम कंपनी को जब सेल कर देते हैं, तो जब बायर कंपनी है, अगर वो कुछ असेट्स नॉट टेकन ओवर सर्टेन असेट्स, ऐसा लिखा है, मतलब जो कंपनी है वो कुछ असेट्स नहीं लेके जाए, तो इन दैट केस द सेलर फर्म, तो सेलर फर्म क्या एंट्री करेगी। मतलब समझो मेरी कोई पार्टनरशिप फर्म चल रही है और मैं उसको कंपनी में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब कंपनी जो है वो कुछ एसेट जो है वो मेरे से नहीं लेके जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो पार्टनरशिप फर्म है वो जर्नल एंट्री क्या करती है, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, वो असेट्स को बेच देगी, वो अपने पास रख के भी क्या करेगी। ठीक है, तो यहां पर पैसा आएगा, तो व्हाट कम्स इन डेबिट। ठीक है, और आपने जो असेट्स कंपनी नहीं लेके जाएगी वो असेट्स को आपने रियलाइजेशन में डेबिट किया होगा, तो उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा सोचो। तो पहली जर्नल एंट्री यहां पर ये होने वाली है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, मतलब डेबिट। ठीक है, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस आपको पैसा मिल जाएगा, बस खत्म कहानी। आपने वो एसेट्स कंपनी को नहीं दी तो आप बेच दोगे, पैसा आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट, खत्म। दूसरा कहानी कि अगर देखो क्या लिखा है, इफ वन ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर क्या करता है, टेक द प्रॉपर्टी एट फिक्स प्राइस। अगर कोई पार्टनर उस प्रॉपर्टी को लेके जाएगा तब क्या होगा। तो पार्टनर अगर लेके जाएगा तो यहां पर आएगा कैपिटल अकाउंट, क्या आने वाला है, कैपिटल अकाउंट। और यहां पर क्या आने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट। डन, सिंपल। ये दो एंट्री करनी है। अमाउंट आपको नहीं दे रखी, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको कुछ अमाउंट भी दे दे। ओके, तो मेन चीज यही है कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अगर ठीक से समझे हैं, अगर किए हैं, तो फिर आपको ये जनरल एंट्री समझ में आ सकती है। क्योंकि जो चीज आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लेजर पोस्टिंग में करते थे उस चीज को आपको जनरल एंट्री बना के लिखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, a firm has received 2 lakhs as a equity share from the purchasing company, each share rupees 10, मतलब 2 लाख शेयर मिल रहा है। एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का। फर्म क्या कर रहा है, 1/4 शेयर वेल सोल्ड आउट बाय 10% डिस्काउंट। ओके, 10% डिस्काउंट पे सोल्ड कर देंगे। ठीक है, मतलब 10 रुपए का शेयर 10% डिस्काउंट पे बेचे तो मतलब 9 रुपए पे बेच देंगे। समझे बात के, डिस्काउंट मतलब कम भाव पे बेचेंगे। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर, 10% डिस्काउंट, मतलब 1 रुपए डिस्काउंट कर लो तो मतलब क्या हो जाएगा, 9 रुपए। आपको इसकी जनरल एंट्री करनी है कि जो शेयर आप बेचे उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, आप शेयर बेचोगे, पैसा मिलेगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो बैंक या कैश आपका डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश या फिर बैंक।
ओके, उसके बाद क्या होना चाहिए, सोचो क्या डेबिट, देखो एक सेकेंड पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पहले तो हम लोगों ने पैसा मिला उसको डेबिट किया, कितना मिलेगा पहले आप बताओ मेरे। आपको बोला गया कि 2 लाख शेयर में से सिर्फ 1/4 शेयर ही बेचे है, देखो बोला है सिर्फ 1/4 शेयर, तो मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, 2 लाख का फोर्थ से डिवाइड करोगे तो 50,000 आने वाला है। नाउ ओनली 50,000 शेयर सोल्ड आउट, ओके, और वो भी कितने रुपीस पे थे, देखो ध्यान दो कि जो सेल्स प्राइस रहेगी ना वो कैसे रहने वाली, 10 रुपए का शेयर 10% डिस्काउंट मतलब 9 रुपए, 50,000 शेयर 9 रुपए में बेचोगे तो 50,000 इंटू 9 कितना हो गया, 4,50,000, ये आपको पैसा मिला। लेकिन आपको पता है कि आपके शेयर की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 50,000 शेयर, और वो 10 रुपए का था, वो आपने 9 रुपए में बेचा। मतलब यहां पर आपके पास जो शेयर थे तो वो लिखेंगे शेयर इन, कौन सी कंपनी थी, कोई कंपनी का नाम लिखा है, नहीं बोला, तो शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, कैसे कितना, 50,000 शेयर 10 रुपए का था तो 5 लाख के शेयर थे। अब सोचो कंपनी ने जो शेयर दिए थे वो 5 लाख के, 5 लाख के शेयर अगर आपने 4.5 लाख रुपए में बेच दिए तो मुझे बताओ इतने के शेयर अगर इतने में बेचोगे तो आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ कितना, बोले सर 50,000 का घाटे का सौदा है, ठीक है, नुकसान है। तो ये 50,000 जो नुकसान है वो कहां पर डेबिट होगा, क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, नहीं, क्योंकि अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करके कंपनी को बेच रहे हैं। तो यहां पर एक अकाउंट्स बनता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, याद करो, और ये अकाउंट्स के नाम से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल, देखो पहले तो आप 11-12 का बेसिक समझो कि व्हाट कम्स इन डेबिट, पहले तो आपने बेचा क्या, शेयर बेचा, और जो बेचा उसको डेबिट करो, ठीक है, मतलब जो बेचा उसका पैसा मिला डेबिट कर दो। और क्या बेचा, तो बोले सर जो कंपनी से शेयर मिला था वो, तो उसको कौन से नाम से हम लोग लिखते हैं, तो शेयर इन परचेसिंग, क्योंकि जो कंपनी से शेयर मिलते हैं उसको हम लोग शेयर इन परचेसिंग कंपनी के नाम से उसका लेजर अकाउंट बनाते हैं। और ये सब चीज आपको पूरे चैप्टर के अंदर सीखते हैं, तब जाके ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आते हैं, ठीक है। चलिए, वरना आप सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन या कोई और शॉर्ट क्वेश्चन समझ के नहीं जा सकते, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे एग्जाम में पूछेंगे तो कुछ और तरीके से पूछेंगे, ठीक है। चल, क्या लिखा है, आपको बोला गया है कि देखो यहाँ पर है ना सी लिखना रह गया है, क्लासिफिकेशन, ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग डिटेल्स इनटू द करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब देखो तीन चीज पूछी यहाँ पर, करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स, फिर नॉन करंट असेट्स, अनकरंट, ओके, करंट एसेट करंट एसेट दो बार क्यों लिखा, ठीक है, जो भी होगा। तो आपको तीन चीज का क्लासिफिकेशन करना है, एक तो करंट लायबिलिटी, ठीक है, फिर दूसरा करंट असेट्स, तीसरा नॉन करंट असेट्स, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये तीन क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लेते हैं। एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स, मतलब अगर हम लोग एक्सपेंसेस पे नहीं करते तो उसको एक्सपेंसेस ऑफ द क्रेडिटर्स बोलते हैं, मतलब ऐसा कोई खर्चा जो मेरा पेमेंट करना बाकी है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा, जैसे रेंट है, कोई वेजिस है, कोई इनकम टैक्स, मतलब कोई भी ऐसा प्रकार का खर्चा जो आपका पेमेंट करना बाकी है, तो उसको बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस ऑफ क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी में, मतलब यहाँ पर आएगा,
एक्सपेंसेस ऑफ, या तो एक्सपेंस क्रेडिटर्स ही लिख देते हैं। चलिए, उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपका इनटेंजिबल एसेट्स है, और इनटेंजिबल एसेट्स जो है वो आपका नॉन करेंट एसेट्स में जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, चलो। उसके बाद यहाँ पर बोला है टैक्स प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन करंट लायबिलिटी होती है, तो यहाँ पर लिख दो टैक्स प्रोविजन। ठीक है। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो आपका नॉन करंट असेट्स है। यहां पर लिख दो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, उसके बाद है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब एक तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा ही होता है, ठीक है। तो यहां पर ये अपनी लायबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। अगर इसके जगह पर आपको बीओडी बोले ना, तो बीओडी भी यहां पर लिख देना। मैं आपको थोड़ा दो दिन एक्स्ट्रा भी बता देता हूं, ताकि एग्जाम के अंदर कभी कुछ पूछ लिया तो काम आ जाए। ओके, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये जो है कि आपको इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करना बाकी है, तो ये आपका करंट असेट्स हो गया। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि इंटरेस्ट ओके। तो ये देखो आपका पहला टॉपिक, दूसरा, ये तीसरा इधर आ गया, एक अमाउंट इधर आ गई, दो अमाउंट इधर आ गई। ठीक है, कंप्लीट। आपको सिर्फ क्लासिफाई करना था, हो गया क्लासिफाई, डन। चलिए आगे बढ़े। ओके, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस एंड फाइनल बैलेंस। फाइनल बैलेंस मतलब यहां पर क्लोजिंग होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, और यहां पर बोला है बैड डेट, और फाइंड आउट करना है क्रेडिट से। ओके, अब देखो ऐसे केसेस में आपको यहां पर एक डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और डेटर्स का अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर डेबिट साइड और यहां पर क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या होना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस, तो यहां पर लिखोगे बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना आना चाहिए? 4000। और ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना आना चाहिए? बैलेंस कैरीड डाउन 20,000। ठीक है, तो डेटर्स का बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया यहां पर। उसके बाद आपको यहां पर बोला है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो वो यहां पर ही आने वाला है बाय कैश अकाउंट। कितना? बोले सर 8750। चलिए, उसके बाद है बैड डेट, वो भी तो यहां पर ही आने वाली है। बताइए कितना है बैड डेट? 250। उसके बाद बस खत्म, इतना ही था। अब मुझे बताओ, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो मतलब मेरे ख्याल से सबसे सिंपल क्वेश्चन था पूरे पेपर में। चलिए तो टोटल कीजिए, 8750, 250 और 20,000, मतलब ये आ गया 29,000 और ये 4,000। यहाँ पर बच गया 25,000। ये 25,000 जो बच गया वो हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए क्रेडिट सेल्स है। ओके, चलिए तो डन। आगे बढ़ते हैं, जो ढूंढना था वो मिल गया। फाइंड आउट द नेट असेट्स। नेट असेट फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए तो देखो आपके पास फिक्स एसेट है, क्रेडिट एसेट, स्टॉक है, डेटर्स है, और डेप्रीशिएशन फंड भी है। तो डेप्रीशिएशन फंड है तो वो इसमें से लेस हो जाएगा, ये इसमें से पहले क्या कर देने का? लेस। ठीक है, ये माइनस करना पड़ेगा। ओके, चलिए
फिक्स एसेट टू बी टेकन एट अ मार्केट प्राइस, देखो जो भी फिक्स एसेट है वो मार्केट प्राइस पे लेनी है, एंड बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट सोन इन द बैलेंस शीट इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। देखो क्या बोला है कि आपके पास जो बुक्स में फिक्स एसेट की जो वैल्यू है वो उसकी मार्केट वैल्यू से 20% कम है। देखो यहाँ पर बोला है 20% लेस देन मार्केट वैल्यू, ऐसा बोला है। ठीक है, समझे बात को? मतलब समझो, आपके पास फिक्स एसेट कितना है, देखो आपके पास फिक्स एसेट कितना है 3 लाख, उसमें से डेप्रीशिएशन फंड अगर मैं माइनस कर लूं, ठीक है, क्योंकि डेप्रीशिएशन फंड दिया है तो माइनस करना पड़ेगा, तो 30,000, तो यहाँ पर 2,70,000 आता है। इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारी बुक वैल्यू है। कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। और अगर क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो 20% लेस देन है वो मार्केट प्राइस से 20% लेस, मतलब ये हो गया कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, मार्केट वैल्यू है वो आपकी समझो 100 रुपए होगी, उसमें से 20% लेस, क्या लेस है? उसकी बुक वैल्यू जो कि 80 रुपए होगी। मतलब बुक वैल्यू जो होगी वो 80 रुपए होगी। कितने रुपए होगी? 80 रुपए। बात समझे? समझो क्वेश्चन में क्या बोला, देखो लेस देन मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस जो है ना वो आप 100 समझ लो, मतलब आप मार्केट प्राइस को 100 समझ लो, तो मार्केट प्राइस में 20% क्या कर दोगे? कम, तो आपको क्या मिल जाएगी? बुक वैल्यू मिल जाएगी। इसका कहने का मतलब ये, मतलब अगर 80 रुपए की बुक वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बुक वैल्यू अगर किसी की 80 रुपए है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो अगर 2,70,000 अगर उसकी बुक वैल्यू है तो बताओ उसकी मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए? आता है इतना तो करना। तो 2,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 2,70,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 3,37,500, ये उसकी मार्केट वैल्यू आ गई। ये उसकी क्या आ गई? मार्केट वैल्यू। और यहां पर आपको बोला ही गया है कि जो स्टॉक है, स्टॉक स्टॉक वैल्यू इज 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। तो यहां पर तो आपको यही बोला है कि बुक वैल्यू का 10% कम है। ठीक है, देखो स्टॉक वैल्यू इज 10% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब स्टॉक को आप 10% कम गिन। ओके, एक सेकेंड। ओके, चलिए, तो मतलब स्टॉक का जो वैल्यू है वो आपका जो बुक में वैल्यू है उसका 10% कम कर दो, मतलब यहां पर जो वैल्यू है ना उसमें से 10% आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे। ठीक है, चलिए, अब यहां पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे नेट असेट। तो बताइए क्या होना चाहिए? तो पहले तो फिक्स असेट जो है वो, और इसमें मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है? तो बोले सर मार्केट वैल्यू ये लेनी है 3,375,000। उसके बाद आपके पास यहाँ पर स्टॉक है जो कि है 31,500, उसमें 10% कम कर देना है। ठीक है, जो कि उसने क्वेश्चन में बोला है कि स्टॉक का जो वैल्यू है वो आपकी बुक वैल्यू से ही 10% कम है। इसमें ऐसा मत करना, ऐसा तब करना है जब आपको बोला मार्केट वैल्यू से 10% कम है या ज्यादा है। अगर क्वेश्चन में बुक वैल्यू से ही 10% कम ज्यादा बोले तो सीधे आपके पास बुक वैल्यू है, सीधा उसका 10% ज्यादा या 10% कम कर सकते हो। 31,500 का 10% माइनस करो तो 28,350। फिर उसके बाद आपके पास है डेटर्स, तो डेटर्स आपके पास 40,000। ठीक है, डेटर्स आपके पास कितना है? 40,000 है, स्टॉक है, फिक्स एसेट है।
इसको तो आपने ले लिया, ठीक है, इसको तो आपने यहाँ पर फाइंड आउट करने के टाइम पे ले लिया। अब क्रेडिटर्स है जो कि लायबिलिटी है, सीधा माइनस करना है। क्रेडिटर्स कितना है 75,000, तो 337,500 प्लस 28,350 प्लस 40,000 405,850, और उसमें से 75,000 माइनस करोगे तो 33,0,850, ये आपका नेट एसेट्स आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखो और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस इतना आपको नेट एसेट में फाइंड करना। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ थियरी लिखनी है। आपको बोला गया स्टेट द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। आपका अकाउंटिंग जो है वो कौन से बेस पे होता है, अकाउंटिंग किसके बेस पे होता है? तो देखो सिंपल सी बात है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना वो नॉर्मली दो तरीके से तो बहुत फेमस है, जिसमें पहला है कैश बेसिस और दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस। हम जो अकाउंटिंग करते हैं रियल लाइफ में या फिर आप जो भी अभी करते हो अकाउंटिंग, ठीक है, वो सब अकाउंटिंग कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस पे होता है। कैश बेसिस क्या होता है कि जब आपके पास पैसा आता है, जब आपके पास सेल्स होता है तब आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, मतलब पैसा आया तब रिकॉर्ड करो, पैसा गया तब रिकॉर्ड करो। ओनली कैश बेसिस पे, मतलब खर्चा किया तो आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और अक्रूवल बेसिस पे क्या हो गया कि आपने पेमेंट नहीं भी किया है, ठीक है, बस आपने वो खर्चा कर लिया तो भी आप उसको एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करते हो। अनपेड सैलरी, अनपेड एक्सपेंसेस या अक्रूवल इंटरेस्ट। याद करो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर आपको नहीं भी मिला है, फिर भी आप पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते हो कि भाई हमारा इतना इंटरेस्ट मिलना बाकी है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये सब क्यों दिखाते हैं? ये इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो हम लोग अक्रूवल बेसिस पे फॉलो करते हैं। अगर अक्रूवल बेसिस पे फॉलो नहीं करेंगे, कैश बेसिस पे फॉलो करते हैं तो फिर वो ऐसा नहीं दिखाते। वो तो तभी दिखाते हैं। कैश बेसिस में क्या होता है, पैसा आया बस रिकॉर्ड करो, पैसा गया रिकॉर्ड करो। अक्रूवल बेसिस में इस तरीके से होता है कि पैसा नहीं भी आया होता है फिर भी आप उसको एज ए इनकम दिखा सकते हैं। और एक होता है हाइब्रिड सिस्टम है, मतलब हाइब्रिड मतलब मिक्स बेसिस है, मतलब इन दोनों का मिक्स, ठीक है, इन दोनों का मिक्स। और मेजोरिटी आज के टाइम पे जो अकाउंटिंग सिस्टम होती है वो सेकंड मतलब एक्चुअल बेसिस पे ही लोग करते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जो पेमेंट रिसीव्ड और मतलब समझो पेमेंट आया और पेमेंट गया, ठीक है, तो उस बेस पे वो लोग एंट्री करेंगे तो कैश बेसिस, ठीक है। जैसे वो एनजीओ होता है ना, एनजीओ टाइप, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, तो उन सब का जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो कैश बेसिस पे नॉर्मली होता है। और मेजोरिटी जो कंपनीज होती है, जो बिजनेसेस होते हैं, पार्टनरशिप फर्म होते हैं, उनका जो बेसिस है वो तो यही रहता है, सेकंड वाला। थर्ड वाला शायद ही कोई फॉलो करता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते, बस इतना ही लिखना था, ये तो मैंने थोड़ा बहुत डिटेल समझा दिया आपको। 7 पॉइंट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ओके, आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझाने के इसमें कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो देखो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेट ऑन द फिक्स एसेट। हम डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं फिक्स एसेट? मैंने समझाया हुआ है कि अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग गोइंग कंसर्न के हिसाब से करते हैं, ठीक है, गोइंग कंसर्न, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो नियर द फ्यूचर हम लोग बंद नहीं करने वाले। जैसे समझो मैंने आपको पढ़ाने के लिए ये डिजिटल बोर्ड लिया, ठीक है, अब ये डिजिटल बोर्ड बहुत महंगा आता है, ठीक है, तो मतलब ये डिजिटल बोर्ड हम लोगों ने लिया। अब क्या हम लोग ने ये सोचा कि डिजिटल बोर्ड के पीछे समझो हमारा 1,20,000 का खर्चा हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये खर्चा हो गया? नहीं, हम लोग इसको एसेट बताते हैं। क्यों एसेट बताएंगे? क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग कोई एक साल तक ये खर्चा, मतलब ये एक साल का खर्चा नहीं है। ये डिजिटल बोर्ड लिया है तो मतलब ये जो खर्चा है वो हमारा आज से 3 4 5 साल तक हमारा ये चलेगा डिजिटल बोर्ड, और उस हिसाब से हम लोग इसको चलाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए बोलते हैं कि जो भी बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट किया वो एक गोइंग कंसर्न के अजम्पशन के बेस पे चलता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और वैसे बहुत चीज है इसमें डिस्कस करने के लिए, तो आपने अगर डिटेलिंग पढ़ा है तो आपको पता ही होगा।
फिक्स एसेट सोन एट द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, फिक्स एसेट हम लोग कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं। समझो, मैंने बोला ना कि हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड लिया, ठीक है, तो सब कुछ मिला के 1,20,000 का अगर खर्चा होता है, तो समझो हम लोगों ने इसको जब बुक्स में दिखाया होगा बैलेंस शीट में, तो 1,20,000 दिखाया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो फिक्स एसेट है वो कॉस्ट प्राइस पे दिखाई होगी, सीधी बात है, कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देन तो हो गया आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें से कोई भी 5 लिखने थे आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स और टेक केयर।